हे गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, ग्रुप सी मॉडल पेपर आज 49 है। देखिए, अभी बीच में मैंने आपको टॉपिक करवाए थे करंट अफेयर्स के भी, वो टॉपिक आप देख कर जाना। जो आपका 9 अप्रैल का एग्जाम है फॉरेस्ट गार्ड का, मैंने आपको देखिए उत्तराखंड करंट अफेयर्स जो कि जनवरी 2023 से मार्च 2023 तक के थे, वो वीडियो दे दी है। यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है हमारी करंट अफेयर्स वाली, उसमें देखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, मैंने आपको अभी देखिए कल वीडियो दी थी फॉरेस्ट गार्ड महारिविजन के अंतर्गत फरवरी और मार्च महीने के टॉप 50 प्लस नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की। तो इसको भी आप लोग ज़रूर देखना, जिनका 9 अप्रैल को फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम है, ठीक है। बाकी जो लोग नए हैं उनको बता दूं, हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट है ग्रुप सी मॉडल पेपर की, जिसमें अभी तक 48 मॉडल पेपर्स अपलोड हो चुके हैं इसी पैटर्न पे, जिस पे आपका एग्जाम होने वाला है फॉरेस्ट गार्ड का। देखिए, 9 अप्रैल का जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम होगा दोस्तों, वो आपका ओल्ड पैटर्न पे होगा, ठीक है। उसका पैटर्न पहले वाला ही है, जिसमें आपका 20 नंबर की सामान्य हिंदी, 40 की उत्तराखंड जीएस एंड करंट अफेयर, और 30 क्वेश्चन जीएस प्लस करंट अफेयर्स के बनेंगे, जबकि 10 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग और कंप्यूटर के। तो पुराने सिलेबस, पुराने पैटर्न पे ही ये पेपर होगा, जैसा आपका पटवारी लेखपाल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर बना था। जो आपका कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम था 5 मार्च वाला, वो नए पैटर्न पर था, ठीक है। उस पैटर्न पे नहीं होगा। तो इसलिए जो 49 से पहले मॉडल पेपर हैं, वो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है रिवीजन के लिए, उनको देख लेना। और बाकी जो लोग इनरोल है भाई हमारी, जो देखिए एप्लीकेशन पे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड के जो प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं फुल लेंथ, इनको भी आप जरूर एक बार लगा लेना एग्जाम में जाने से पहले। इसमें 9 पेपर अपलोड हो चुके हैं अभी तक, 26 मार्च से सीरीज चली थी। अभी भी अगर आप इनरोल करते तो अभी तक जितने पेपर हुए हैं आप उनको लगा पाएंगे। और प्रैक्टिस पेपर जो है 5 मार्च को समाप्त हो रहे हैं, आप उसके बाद भी एक साथ 11 के 11 पेपर को लगा सकते हैं। 8 मार्च को इस वाले कोर्स को अनपब्लिश कर दिया जाएगा, उस तक 8 मार्च तक आप आराम से इस कोर्स को ले सकते हैं और टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, एग्जाम देने से पहले मैं हमेशा बोलता हूँ, टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, और फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाना तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एक आपका रिहर्सल टाइप हो जाता है एग्जाम हॉल से पहले, कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कहाँ पे आपकी गलतियाँ हो रही हैं, तो थोड़ा बहुत आप जान पाते हैं। और एग्जाम से 1-2 दिन पहले भी आप अच्छे से रिवीजन करेंगे उन टॉपिक्स का, तो अच्छा स्कोर किया जा सकता है, ठीक है। बाकी यार, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस पेपर में, बहुत वैकेंसी है, 900 प्लस वैकेंसी है, और आने वाले समय में क्या पता इसमें वैकेंसी बढ़ेगी भी। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, और आराम से आपने ये पेपर देना है, और आसानी से ये पेपर निकल जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें आपको कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए, आज देखेंगे ग्रुप सी मॉडल पेपर 49। और 49 में सबसे पहले हिंदी शुरू करेंगे। हिंदी के बाद आपके जीएस के क्वेश्चन होंगे, फिर उत्तराखंड जी के, फिर उसके बाद करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में मैं नहीं देता, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें नहीं होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो हिंदी से शुरुआत करते हैं। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है, देखिए, मतवाला पत्रिका का संपादन किसने किया था। तो मतवाला पत्रिका कई बार हम पढ़ चुके हैं दोस्तों। इस पत्रिका का संपादन किया था आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, ठीक है। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो फटाफट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है। तो हिंदी का जो खड़ी खड़ी बोली नाम पड़ा है वर्तमान में, ये इसलिए पढ़ा दोस्तों, क्योंकि इसमें खड़ी मात्रा का अधिक प्रयोग होता है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी मात्रा का अधिक प्रयोग। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगेगा तो बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि नेक्स्ट सेशन में उसको क्लियर कर पाए। हो सकता है राम का काम बन जाए, यह कैसा वाक्य है। तो राम का काम बन जाए, तो ये वाक्य होगा, देखिए कन्फर्मेशन तो नहीं है ना, जहाँ पर कन्फर्मेशन नहीं होता वाक्य में, वहाँ पे हमेशा डाउट होगा। तो ये एक संदेहवाचक वाक्य है, ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। हितैषी का संधि विच्छेद क्या होगा। तो हितैषी का जो सही संधि विच्छेद होता है दोस्तों, वो होता है आपका हित धन एसी। हितैषी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका हित धन ऐसी, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा एक बलदायक निपात नहीं है। निपात वो शब्द होते हैं दोस्तों जो वाक्य में अधिक जोर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान ध्यान से देखते हैं कि ही, सिर्फ, केवल, मैं जैसे बोलो कि केवल वही जा सकता है, ठीक है, तो केवल वही जा सकता है, मैं जोर दे रहा हूँ वाक्य में, कहीं ना कहीं वो शब्द जोर दे रहा है, बल दे रहा है। तो निपात बलदायक शब्दों को कहा जाता है। इसमें खबरदार जो है ये बलदायक निपात नहीं है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होने पर किस चिन्ह का प्रयोग होगा। तो देखिए, अगर एक ही शब्द या वाक्यांश की पुनरावृत्ति होती है, तो यहाँ पर आपका अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अल्प विराम, इसमें कॉमा का प्रयोग होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। हिंदी में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला चिन्ह भी अल्प विराम या कॉमा ही होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
बाकी देखिए किसी को अगर क्वालिटी साफ नहीं दिख रही है तो अपने यूट्यूब चैनल की जो पिक्चर क्वालिटी है उसको कम से कम 360 या 480 पर करें आप लोग, तब जाके आपको क्लियर दिखेगी स्क्रीन। ओके, नेक्स्ट देखिए, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के मुख्यतः आपके कितने भेद हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4। ठीक है, विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक और परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण अर्जुन युद्ध। ठीक है, कृष्णार्जुन युद्ध जो था नाटक था एक दोस्तों, और इस नाटक के रचयिता पूछ रहा है इसमें, तो इसके रचयिता हो जाएंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी। ठीक है, इनको एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है, और ध्यान रखेंगे हिम तरंगिणी इनकी फेमस रचना है। और माखनलाल चतुर्वेदी जी की एक कविता भी पूछ लेता है कई बार, जो कि है पुष्प की अभिलाषा। देसी मुर्गी विलायती बोल कहावत का अर्थ क्या है? तो देसी मुर्गी और विलायती बोल जैसे कि बेमेल काम करना। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी किस लिपि को लोक नागरी भी कहा जाता है? तो इनमें से कौन सी लिपि है जिसको लोक नागरी लिपि भी कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका देवनागरी। देवनागरी को ही लोक नागरी भी कहा जाता है। ठीक है, देवनागरी लिपि का प्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो गुजरात के राजा जयभट्ट के शिलालेख में मिलता है। ये भी याद रखना, क्वेश्चन बनता है। कोढ़ का तत्सम क्या होगा? तो कोढ़ का तत्सम हो जाएगा कुष्ठ। ठीक है, कुष्ठ रोग बोलते हैं ना। मनोभावों को प्रकट करने के लिए शब्द दोहराव किस अलंकार की विशेषता है? तो मनोभावों को प्रकट करने के लिए दोहराव होता है किस अलंकार का? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है विप्सा अलंकार, ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है माखनलाल चतुर्वेदी जी को साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला था? तो ये अवार्ड इनको दिया गया था 1955 में। ठीक है, आप कमेंट में बताइए मुझे किस रचना के लिए मिला। मैं बार बार बता चुका हूँ। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? तो दिए गए वर्ण बताइए कौन सा घोष हो जाएगा इसमें? तो घोष वर्ण हो जाएगा दिए गए विकल्पों में द। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका द। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उनको क्या कहा जाता है? तो शब्द जिनके अंत में अ आते हैं उनको कहा जाता है अकारांत शब्द। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। रसोईया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो देखिए रसोईया। ठीक है, तो रसोईया में हो जाता है आपका ईया प्रत्यय, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे। पाश्चात्य का विलोम क्या है? तो पाश्चात्य का विलोम हो जाता है पौर्वात्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर इसका। देखिए ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि सेशन लंबा हो जाता है, इसलिए फटाफट करते हैं। ठीक है, अखबार किस भाषा का शब्द है? तो अखबार जो होता है आपका ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो पहले था पर अब नहीं है के लिए एक शब्दांश क्या होगा? वाक्यांश बोल सकते हैं। तो जो पहले था अब नहीं है यानी कि भूतपूर्व हो गया। ठीक है, वो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। लौकिक संस्कृत का विकास किससे हुआ है? तो लौकिक संस्कृत का उद्भव या विकास हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा इसका वैदिक संस्कृत से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। तो ये हो गए हिंदी के 20 क्वेश्चन पूरे दोस्तों। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, अब देखेंगे हमारे जीएस के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है जीएस का, महालवाड़ी भूव्यवस्था के जन्मदाता कौन थे? तो महालवाड़ी जो भूव्यवस्था शुरू की थी ये की थी किसने? हॉर्ट मैकेंजी ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भारत में मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो भारत में जितनी भी मौद्रिक नीति होती है दोस्तों, मॉनेटरी पॉलिसी, ये बनाता है भाई हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, आरबीआई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। भारत का दक्षिण पूर्वी तट क्या कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दक्षिण पूर्वी पूछा। देखिए भारत की अगर मैं बात करूँ, देखिए ये अगर मैं साउथ का मैप बना देता हूँ दोस्तों, ये आपका साउथ का मैप है। तो यहाँ पर पूछ रहा है वो दक्षिण पूर्वी, यानी कि ये वाला एरिया ये। तो ये वाला एरिया यहाँ कौन सा स्टेट है भाई? यहाँ तमिलनाडु आ जाता है हमारा। ठीक है, तो तमिलनाडु की बात अगर की जा रही है तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है वो कहलाता है कोरोमंडल, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगर यहीं पे पूछता कि दक्षिण पश्चिम तट केरल वाला पूछता तो ये हो जाता फिर मालाबार। ठीक है, ये मालाबार तट हो जाता। ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन बनता है यहाँ से। के एम मुंशी ने निम्न में से किस संगठन की स्थापना की थी? तो के एम मुंशी ने स्थापित किया था भैया भारतीय विद्या भवन, दिए गए विकल्प में ऑप्शन बी। मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होते हैं? तो देखिए जो इन्फ्लेशन की रेट्स होते हैं ना, वो आपका रिलेट करते हैं कौन से इंडेक्स पे? राइट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का थोक मूल्य सूचकांक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल शासन के दौरान आमिल जो था इसका कार्य क्या होता था? तो एक पद था आमिल, और आमिल का जो काम होता था राजस्व कलेक्ट करना। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया अलाई दरवाजा कहाँ स्थित है? तो अलाउद्दीन खिलजी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है भाई, सल्तनत काल का, बहुत क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। बाजार नीति इसी ने की, घोड़े दागने की प्रथा, ठीक है, सैनिकों का हुलिया, ये सभी आपको याद रखना है। और इसी ने एक अलाई दरवाजा भी बनाया था, और ये अलाई दरवाजा इसने कहाँ पे बनाया था? नई दिल्ली में। ऑप्शन
डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाल विवाह अधिनियम 1929 को किस एक्ट के नाम से जाना जाता है? तो बाल विवाह अधिनियम को कहा जाता है शारदा अधिनियम भी, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, किस संधि के द्वारा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हुआ था? बहुत बार ये क्वेश्चन बनता है। तो पहला जो आंग्ल मराठा युद्ध था ना, ये हुआ था सालबाई की संधि के द्वारा समाप्त, ठीक है। कब हुई थी ये संधि? चलिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे सालबाई की संधि कब हुई थी, बताइएगा। 1893 के शिकागो धर्म सम्मेलन में किसने भाग लिया? तो देखिए इसमें भाग लिया था भारत के एक महान आध्यात्मिक पुरुष स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है। और इसमें देखिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो गए थे जब इन्होंने भाषण दिया था, और ये 1893 में हुआ था अमेरिका शिकागो में। भारत में सरकारी डाक सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो सरकारी डाक सेवा की शुरुआत हुई भारत में भाई 1854, किसके टाइम पीरियड पे? लॉर्ड डलहौजी के टाइम पीरियड पे। भारत में कर्मचारियों कर्मचारियों के महंगाई भत्ते डीए का निर्धारण किस आधार पे होता है, ठीक है। तो डीए जो बोलते हैं ना, डीए बढ़ गया बोलते हैं, डीए बढ़ गया, तो महंगाई भत्ता होता है डीए। और ये इसके जो इसको बढ़ाने का जो आधार होता है, बेस होता है, वो किसके आधार पे होता है? उपभोक्ता कीमत सूचकांक, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, उपभोक्ता कीमत सूचकांक। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा जो है आंध्र प्रदेश का, ये कृष्णा नदी के तट पर स्थित है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझा संपत्ति संसाधन भारत में किसके स्वामित्व में आते हैं? तो देखिए साझा संपत्ति संसाधन आते हैं राज्य के स्वामित्व में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राज्य। गणित का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है? तो देखिए गणित का जो सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ग्लोबली, वो है एबल पुरस्कार, ठीक है। तो एबल पुरस्कार को ही मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहा जाता है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? युगल का मतलब होता है महिला पुरुष दोनों के समाधान मिले हैं। तो ये प्लेस है आपका, कहाँ पे मिला है? लोथल, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, भोपाल गैस त्रासदी कब घटित हुई थी? ठीक है, तो जो भोपाल थी, यहाँ पे एक कंपनी थी, कारखाना था, यहाँ से मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक एक गैस, जहरीली गैस स्रावित हो गई थी, जिससे काफ़ी लोग काल कलवित हो गए थे। और ये घटना थी 1984 की, दिसंबर 1984, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1984। इस पर डॉक्यूमेंट्री भी है। अगला देखिए, इनमें से खाद्य रोपण फसल नहीं है। तो खाद्य रोपण यानी कि जिसको रोपा ना जाए, बहुत सिंपल है, कोको है, सुपारी है, चाय है। रबर जो है ये खाद्य रोपण फसल नहीं होती, रबर आपका बहुत बड़ा पेड़ होता है। भारत में केंद्रीय मरुस्थल क्षेत्र शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो जो हमारा डेजर्ट के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये लोकेटेड है आपका जोधपुर में, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जोधपुर राजस्थान में। भारत में वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम आया था भाई, राइट आंसर हो जाएगा 1981 में, ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे, किस सिंचाई को ट्रिंकल सिंचाई मेथड भी कहा जाता है? तो ट्रिकल सिंचाई मेथड कहा जाता है आपका, राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, ड्रिप सिंचाई को, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है, एग्जाम पेपर में भी जब नहीं है से क्वेश्चन बनता है तो ध्यान से पढ़ना ऑप्शनों को, नहीं तो आपका एक नंबर गलत हो जाएगा। और एक नंबर गलत होने का मतलब समझ रहे हो, आप हजारों लोगों से पीछे हो जाओगे। तो भारतीय कृषि की एक मुख्य विशेषता नहीं होगी इसमें। तो निर्वाह कृषि तो है भाई भारत की, ठीक है। खाद्य फसलें भी हैं, औद्योगिक फसलों की प्रधानता गलत हो जाएगा, मानसून पर निर्भर होती है खेती, बिल्कुल सही है। देखिए भारतीय कृषि औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है इसमें, ठीक है। इसमें केवल खाद्य फसलों की प्रधानता हमको ज़्यादा देखने को मिलती है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है? तो सबको कानून के समक्ष समानता है, और ये डिफाइन करता है आर्टिकल आपका 14, ऑप्शन बी। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था भारत में, राइट आंसर हो जाएगा इसका 1986 में, 1986 में, ठीक है। विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस मनाया जाता है आपका 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस, ये भी याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाबी आंदोलन का दमन करने वाला वायसराय कौन था? तो वहाबी आंदोलन का दमन किया था एल्गिन प्रथम ने, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एल्गिन प्रथम। महिला आईपीएल 2023 की विजेता टीम है। तो महिला आईपीएल 2023 पहली बार आयोजित हुआ दोस्तों देश में, इसका स्पॉन्सर था टाटा, ठीक है, टाटा स्पॉन्सर था। अभी जो हमारा चल रहा है मेल का, वो भी जो हमारे है टाटा ने ही स्पॉन्सर किया, टाटा आईपीएल इसका नाम है। इस बार का जो खिताब जीता पहला जो हुआ था महिलाओं का, ये जीता था मुंबई इंडियंस ने, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, मुंबई इंडियंस। एंड मुंबई इंडियंस की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। 6 विश्व कप खेलने वाली दुनिया की एकमात्र महिला क्रिकेटर हैं। तो 2022 का एक करंट था दोस्तों, मिताली राज एकमात्र ऐसी क्रिकेटर हैं दुनिया की जिन्होंने 6 विश्व कप खेले हैं भाई।
कागज रहित होकर देश की पहले डिजिटल विधानसभा होने का गौरव हासिल किसने किया? तो देखिए ये विधानसभा बनी नागालैंड की, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है नागालैंड। नागालैंड से ये करंट अफेयर और दोस्तों, नागालैंड के जो है पहली महिला विधायक बनी है, ठीक है, ठीक है, तो ये भी याद रखना आप, हेकामी जखालू, ये आपकी नागालैंड की पहली महिला विधायक बनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्वेश्चन आ सकता है इससे। अगला देखिए, कार्बन तटस्थ खेती के तरीके पेश करने वाला पहला राज्य बना, तो ये राज्य है केरल, ठीक है, केरल ने ये पेश किया। सियाचिन में तैनात होने वाली पहली सैन्य महिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है भाई, ये आने वाले एग्जाम में आने की पूरी प्रबल संभावना है। तो सियाचिन ग्लेशियर में पहली बार कोई महिला तैनात हुई और इनका नाम है सैन्य महिला, ये सैनिक हैं, शिवा चौहान इनका नाम है, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर है शिवा चौहान। अगला क्वेश्चन है, राज्य में, आप देखिए जीएस के क्वेश्चन खत्म हो गए, हमारे आप उत्तराखंड के क्वेश्चन आएंगे, फिर लास्ट में करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, रीजनिंग की जगह। राज्य में सप्तेश्वर कहाँ स्थित है? तो सप्तेश्वर आपको देखने को मिलेगा राज्य में चंपावत जनपद में, ऑप्शन है। सुरकंडा देवी मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो सुरकंडा देवी मंदिर है आपका टिहरी गढ़वाल में, ऑप्शन है। आधुनिक उत्तराखंड में शराबबंदी आंदोलनों की प्रमुख प्रवर्तक कौन थी? तो शराबबंदी आंदोलन को लीड करने वाली जो प्रमुख महिला थी, ये थी दीपा देवी, ठीक है। दीपा देवी को ठगुली देवी भी कहा जाता है और टिंचरी माई भी इन्हीं का उपनाम है। मधुली जो फिल्म बनी थी, इसकी विषय वस्तु क्या है? तो मधुली फिल्म की जो थीम है दोस्तों, जिस पे बेस्ड है, यह है कुली बेगार प्रथा, ऑप्शन ए राइट आंसर है, कुली बेगार प्रथा पे बनी हुई है। राज्य में सर्वप्रथम विधानसभा सीटों का परिसीमन कब हुआ था? ठीक है, तो राज्य में देखिए विधानसभा सीटों का परिसीमन हुआ सबसे पहले है 5 नवंबर 2001 को, ऑप्शन ए राइट आंसर है इसका, 5 नवंबर 2001। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के कितने जनपदों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है ये, ठीक है। तो इसमें 3 जनपद थे, उसमें 3 ही जनपद थे आपका, देहरादून, हरिद्वार और उधमसिंह नगर, जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी, ठीक है, 2011 के अनुसार पूछ रहा। राज्य की किस जाति में मूक और अदृश्य व्यापार प्रथा प्रचलित थी? तो ये हमारी राजी जनजाति में थी मूक और अदृश्य व्यापार प्रथा प्रचलित। इनमें से एक सुमेलित नहीं है, बताना है आपने कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो एक तरफ आपका गुफाएं दी गई, दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड प्लेस दी गए, तो एक प्लेस इसमें गलत है, वो बताना है आपने कौन सा। तो ब्यास गुफा चमोली सही है, मातंग गुफा उत्तरकाशी सही है, पांडुखोली गुफा बागेश्वर गलत है, वशिष्ठ गुफा टिहरी सही है। पांडुखोली जो गुफा है ये कहाँ पे स्थित है? अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा स्थित है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से एक लोक त्योहार नहीं है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दिए गए विकल्प में एक लोक त्योहार नहीं है, तो राइट आंसर होगा इसका बैर। बैर जो है ना दोस्तों, एक नृत्य है, ये त्योहार नहीं है। आगे बढ़ेंगे। देहरादून में तार सेवा का प्रारंभ किस वर्ष से हुआ था? तो तार सेवा शुरू हुई थी देहरादून में टेलीग्राम सर्विस 1865 से, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, 1865। नेक्स्ट देखिए, बुनास को किस वर्ष संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया? तो बुनास को संरक्षित, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंधाधुंध कटाई हो रही थी इसकी, राजकीय वृक्ष है भाई उत्तराखंड का, रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम इसका वानस्पतिक नाम है, और इसको संरक्षित किया गया था 1974 में, ठीक है, 1974, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ आपका भाई पर्वत दिया गया है और दूसरी तरफ आपका उनसे संबंधित जनपद दिए गए हैं, तो बताना है कौन सा सही नहीं है इसमें। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, नीलकंठ तो चमोली में है, गौरी पर्वत भी चमोली में है, बंदरपूछ पर्वत उत्तरकाशी में है, चौखंबा टिहरी में नहीं है भाई, ये गलत हो जाएगा। चौखंबा जो पर्वत है ये चमोली में है, ठीक है, कहाँ स्थित है? चमोली में। चलिए आगे बढ़ेंगे। राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जनपद है, तो न्यूनतम अनुसूचित यानी कि एससी जनजात जा माफ कीजिएगा जनसंख्या, तो शेड्यूल कास्ट की जनसंख्या सबसे कम वाला जनपद है आपका चंपावत, ठीक है। और यहीं पे अगर क्वेश्चन बनता है कि अनुसूचित जाति की अधिकतम जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है, तो ये हरिद्वार है फिर, ठीक है, हरिद्वार में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या निवास करती है। और यहीं पर दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है आपका सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जनपद, तो अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब सबसे ज़्यादा रहती है भाई, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है उधमसिंह नगर में, ठीक है। तो दोनों पॉइंट अलग अलग हैं, अच्छे से याद रखिएगा। कुमाऊं में सर्वप्रथम शिक्षा विभाग कब स्थापित हुआ था? तो कुमाऊं में जो सबसे पहले शिक्षा विभाग स्थापित हुआ था वो आपका 1857 में हुआ था, ठीक है, एक ऑप्शन इसमें मिस हो गया, मैं लिख देता हूँ, 1857 में ये स्थापित हुआ था।
और कुमाऊं में सर्वप्रथम जो शिक्षा विभाग के सर्किल इंस्पेक्टर बने थे वो बुद्धि वल्लभ पंत बने थे। ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में हमने ये पढ़ा है। कुमाऊं में पुनर्जागरण में किस संगठन का विशेष योगदान रहा था? तो कुमाऊं का जो पुनर्जागरण हुआ था या राजनीति का जन जागरण हुआ था, जन चेतना हुई थी, वो आपकी किससे हुई थी? शुद्ध साहित्य समिति से, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, शुद्ध साहित्य समिति। आगे बढ़ेंगे। सल्ट खुमार जो गोलीकांड हुआ था ना, इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन था, रिस्पॉन्सिबल पर्सन? तो सल्ट में भाई देखिए गोली चला दी और वहां पर शहीद हो गए कुछ लोग। और ये घटना से संबंधित जो व्यक्ति था इसका नाम था जॉनसन, ठीक है। तो जॉनसन था वहां पे एक अधिकारी, पुलिस अधिकारी, उसने किया ये। इनमें से कौन एक कुमाऊं परिषद 1916 की स्थापना में शामिल नहीं था? तो नहीं था पूछ रहा है, देखिए। ये तो इसमें मोहन सिंह मेहता भी थे, प्रेम वल्लभ पांडे भी थे, ठीक है, लक्ष्मीदत्त शास्त्री भी थे इसमें। तो इसमें कौन नहीं हो जाएगा? माफ कीजिएगा, इसमें लाला चंद्र शाह थे, ठीक है, लाला चंद्र शाह थे इसमें। और लक्ष्मीदत्त शास्त्री थे, प्रेम वल्लभ पांडे थे, गोविंद वल्लभ पंत थे, मोहन सिंह मेहता नहीं थे इसमें, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका आंसर। मोहन सिंह मेहता ये उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति थे, अभी क्वेश्चन भी बना था इनसे। ये कुमाऊं परिषद की स्थापना में शामिल नहीं थे, ठीक है, नहीं था पूछ रहा है ना उसमें। चलिए आगे बढ़ेंगे। 10 अप्रैल 1921 को कुमाऊं परिषद के एक विशेष अधिवेशन में कुमाऊं गढ़वाल के कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये टोटल जो प्रतिनिधि थे भाई, इनकी संख्या थी 70। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। वर्ष 1913 में शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना हुई थी भाई, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का स्वामी सत्यदेव, ठीक है। स्वामी सत्यदेव, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। देखिए स्वामी सत्यदेव ही थे जिन्होंने उत्तराखंड में जो कुली बेगार क्रांति हुई थी ना, आंदोलन हुआ था, सफल हो गया था। तो कुली बेगार आंदोलन को असहयोग की पहली ईंट, ये भी स्वामी सत्यदेव ने ही कहा था। और इन्हीं की जो संस्था थी, इसी को कुमाऊं में पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, ठीक है, इन्हीं की संस्था शुद्ध साहित्य समिति को। पुनर्जागरण की, पुनः फिर से जागना होता है पुनर्जागरण का मतलब। और उत्तराखंड का पहला जो राजनीतिक चेतना का क्लब था वो डिबेटिंग क्लब होगा, थोड़ा इसमें डिफरेंस समझना आप, डिफरेंस जो होता है समझना पड़ता है। झंडा सत्याग्रह 1930 के समय अल्मोड़ा का तत्कालीन जिला अधिकारी कौन था? तो झंडा सत्याग्रह हुआ 1930 उत्तराखंड में। झंडा सत्याग्रह में जो हमारा झंडा फहराया था वो कौन थी, क्वेश्चन कई बार बनता है, ठीक है, बिस्नी देवी शाह। एंड उस समय अल्मोड़ा का जो कलेक्टर था, इसका नाम था भाई ओकले, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ओकले। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो इसकी लोकेशन है दोस्तों आपका ऋषिकेश में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा ऋषिकेश। आगे बढ़ेंगे। बागेश्वर में किस वर्ष एक वृहत महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था? तो वृहत महिला सम्मेलन आयोजित हुआ था बागेश्वर में 1931 में, 1931 में। रवाई या तिलारी घटना को क्या कहा जाता है? तो रवाई या तिलारी की जो घटना आपकी हुई थी 30 मई 1930 को, इसको कहा जाता है टिहरी का जलियांवाला, ठीक है। और इसी में जो हमारा टिहरी का जनरल डायर है, उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है किसको, चक्रधर जुयाल को, ठीक है, चक्रधर जुयाल, बिकॉज ये उस समय अधिकारी थे, सैन्य अधिकारी, और इन्होंने ही जनता पे गोली चलाई थी, इसलिए इनको उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। और टिहरी का जलियांवाला रवाई घटना को कहा जाता है। देघाट गोलीकांड कब घटित हुआ था? तो देघाट में भी देखिए वही गोलीकांड हो गया था, और ये 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय की बात है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। G20 अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? तो देखिए हाल में ही G20 का जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव था, ठीक है, मार्च के सेकेंड वीक में हुआ था ये, और ये आयोजित हुआ था ऋषिकेश में। किस वर्ष कमिश्नर ट्रेल ने सरकारी खजाने के लिए डबल लॉक व्यवस्था लागू की? तो डबल लॉक का मतलब ये था कि उस समय एक चाबी जो थी ट्रेजरी में रहेगी और एक चाबी जो थी वो कमिश्नर ऑफिस में रहती थी या कलेक्टर ऑफिस में, ठीक है। तो डबल लॉक व्यवस्था थी ताकि चोरी ना हो पाए। और ये आपका शुरू किया था किसने? ट्रेल ने। और ये वर्ष था शुरू करने का 1824। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला है, देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो न्यूनतम जनसंख्या रुद्रप्रयाग की रही सही है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर हरिद्वार की रही गलत है। सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा सही है। न्यूनतम जनघनत्व उत्तरकाशी सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जो जनपद है 33 दशमलव कुछ प्रतिशत के साथ उधमसिंह नगर है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि उधमसिंह नगर में हुई।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पे कार्य किया है? तो दिए गए विकल्पों में हम ध्यान देते हैं तो नित्यानंद स्वामी एक बार ही रहे, एनडी तिवारी भी एक ही बार रहे, भुवन चंद्र खंडूरी 2 बार रहे और त्रिवेंद्र शेरावत एक बार ही। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बी सी खंडूरी, भुवन चंद्र खंडूरी। ग्रामीणों द्वारा मुफ्त राशन, सब्जी, दूध, घी आदि उपलब्ध कराना किस प्रथा का भाग था? तो ये थी भाई कुली पैदाइश। ठीक है, कुली पैदाइश में फ्री राशन वगैरह, ये दूध घी वगैरह देना पड़ता था जब भी ब्रिटिश अधिकारी गांव के भ्रमण पे आता था। कुली उतार में उसका सामान फ्री में लोड और अनलोड करना होता था। और कुली बेगार में तो भैया जो काम भी होगा उसमें ब्रिटिशर्स का वो काम करना हुआ। और वो लेबर लेबर का काम था, वो उसके सामान ढोने का काम था, उसके ऑफिस में कोई और काम था, जिस दिन उसको बुलाया जाए उस दिन का काम था, कुछ भी काम हो सकता था वो। ठीक है, तो कुली बेगार मतलब ऐसी प्रथा थी जिसमें बिना किसी मानदेय, किसी भी मतलब दैनिक मजदूरी के काम करवाया जाता था। तो ये तीनों प्रथाएं अलग अलग थी। ठीक है, निम्न में से कौन सा जनपद रेलवे ट्रैक से नहीं जुड़ा है? देखिए नहीं पूछ रहा है। तो उत्तराखंड में रेलवे ट्रैक नैनीताल में तो है भाई, पौड़ी में भी है कोटद्वार तक, अल्मोड़ा में नहीं होगा। ठीक है, देहरादून में भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अल्मोड़ा। कुमाऊं में मार्शल लॉ लागू करने वाला कमिश्नर कौन था? तो मार्शल लॉ का मतलब होता है दोस्तों सैन्य शासन। ठीक है, जब लगता है कि कुछ गड़बड़ होने वाली है तो पूरे ही एरिया विशेष में जब सैन्य शासन लागू हो जाता है उसको मार्शल लॉ कहते हैं। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उत्तराखंड में, हालांकि उतना इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा उसका, लेकिन फिर भी उसमें तत्कालीन कमिश्नर हेनरी रैमजे ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। ठीक है, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता था तो उसको फांसी के गधेरे में ले जाया जाता था या चांदमारी के द्वारा मार दिया जाता था। मैंने ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के कोर्स में आपको अच्छे से बताया क्या चीज़ें होती थी उसमें। तो रैमजे इसका राइट आंसर हो जाएगा। रैमजे को किंग ऑफ कुमाऊं भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? फिर से देखिए नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए मोहंड पास जो है आपका, ये देहरादून सही है, देहरादून और सहारनपुर के बीच में है ये। चौकी घाट पास नैनीताल में है, बिल्कुल सही है। माणा जो दर्रा है चमोली में, सही है। श्रृंगकंठ पास चमोली, ये गलत हो जाएगा भाई। श्रृंगकंठ जोड़ता है उत्तरकाशी को हिमाचल से। ठीक है, तो उत्तरकाशी होना चाहिए था यहाँ पे। उत्तरकाशी हिमाचल के बीच में है ना ये। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका उत्तर। धगुला किस अंग का आभूषण है? तो धगुला नामक जो आभूषण है ना, ये हाथ या कलाई में पहना जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में 1930 में पंचायती वन की स्थापना नहीं हुई थी या वन पंचायत की स्थापना नहीं हुई थी? तो दिए गए विकल्पों में ध्यान से देखते हैं दोस्तों। तो नैनीताल में तो उस समय हुई थी, अल्मोड़ा में भी हुई थी, पिथौरागढ़ में भी हुई थी, बागेश्वर में नहीं हुई थी उसमें। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। ग्रामीण और कृषि विकास समिति हल्द्वानी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए ग्रामीण और कृषि विकास समिति कहाँ है, सबसे पहले तो ये जानिए आप, हल्द्वानी में है। और इसकी स्थापना का वर्ष है 25 मार्च 1995। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, 25 मार्च 1995। इनमें से कौन सा एक सुमेलित है? अब देखिए 3 गलत हैं, एक सही है। तो एक ही सुमेलित है, वो ध्यान से देखना आपने कौन सा है। तो देखिए देहरादून वन संग्रहालय 1906 गलत है। गोविंद बल्लभ पंत संग्रहालय 1950 गलत है। हिमालयन संग्रहालय 2005 बिल्कुल सही है। लोक संस्कृति संग्रहालय 1989 ये भी गलत है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। बाकी इसमें अलग जो है, अलग अलग वर्ष सुमेलित नहीं है। ठीक है, हिमालयन संग्रहालय की स्थापना 2005 में हुई थी, बिल्कुल सही है। तीसरी गोरखा रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? तो तृतीय गोरखा रेजिमेंट स्थापित हुई थी 1918 में। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, देवलगढ़ और कोलसारी से निम्न में से कौन से लेख प्राप्त हुए हैं? तो जो देवलगढ़ है और कोलसारी है, यहाँ से प्राप्त होते हैं आपका मूर्ति पीठिका लेख। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका उत्तर, मूर्ति पीठिका लेख। मंजीरा किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? देखिए उत्तराखंड की लोक संस्कृति से बहुत क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। कभी भी एग्जाम में जाने से पहले उत्तराखंड की जनगणना, उत्तराखंड की लोक संस्कृति और उत्तराखंड का थोड़ा इतिहास वाला जो चैप्टर है वो अमूमन हर बुक में होता है, परीक्षा वाणी हो या विंसर की ईयर बुक हो। इन टॉपिक्स को आप देख कर जाना क्योंकि अधिकांश क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। तो मंजीरा जो वाद्य यंत्र है ये एक धातु वाद्य यंत्र है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, धातु वाद्य यंत्र। उत्तराखंड से सर्वाधिक लंबी अवधि तक विधायक रहने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सबसे लंबी अवधि तक विधायक रहे थे भाई, राइट आंसर हो जाएगा इसका बलदेव सिंह आर्य, ऑप्शन ए। ठीक है, तो दोस्तों ये हो गए आपके उत्तराखंड के 40 क्वेश्चन कंप्लीट। अब 10 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, उसकी जगह मैंने आपको जीएस के एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, उनको देख लेते हैं, करंट अफेयर भी है उसमें। इनमें से कौन सा जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित है? तो जैविक नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है दोस्तों आपका नील हरित शैवाल। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, नील हरित शैवाल। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा वर्ष 2023 को घोषित किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने
2023 के वर्ष को घोषित किया है मोटे अनाजों का वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष, क्योंकि जो मोटे अनाज होते हैं ना ये बहुत ज़्यादा पौष्टिक होते हैं। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 की विजेता टीम कौन है? तो देखिए अंडर 19 का जो T20 विश्व कप चला था, इसकी विनर टीम बनी थी हमारी भारत। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, इंडिया। अगला क्वेश्चन है, पांचवें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो पांचवें जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं ये आयोजित हुए भाई मध्य प्रदेश में। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। देखिए भारत में 2023 में हॉकी का वर्ल्ड कप भी हुआ, ध्यान रखेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप, हॉकी वर्ल्ड कप को जीता किस देश ने? तो क्वेश्चन बनेगा तो जर्मनी ने जीता है। उपविजेता इसमें बेल्जियम था। हॉकी वर्ल्ड कप के जो वेन्यू थे वो अधिकांश कहाँ पे थे? ओडिशा राज्य में। ठीक है, ओडिशा। भारतीय के जो हॉकी टीम है ना उसका स्पॉन्सर भी ओडिशा सरकार है, ध्यान रखना आप। अगला क्वेश्चन है, डेटा गोपनीयता दिवस, यानी कि जो हमारे डाटा होता है ना, डेटा प्राइवेसी पर जागरूकता के लिए एक डे मनाया जाता है आपका, डेटा प्राइवेसी डे। और ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका 28 जनवरी को। ठीक है, ऑप्शन है। अगला देखिए, हाल में ही केंद्र सरकार ने गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण और टीकाकरण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो ये पोर्टल का नाम था भाई यू विन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका, यू विन नामक पोर्टल को लॉन्च किया गया था केंद्र सरकार द्वारा। पुलिस थानों की वार्षिक रैंकिंग वर्ष 2022 के लिए देश के किस राज्य के पुलिस थाने को पहला स्थान मिला? तो देखिए 2022 के लिए जो पहला स्थान मिला है भाई, ओडिशा का थाने को मिला ये। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ओडिशा का थाना। और इसमें देखिए उत्तराखंड का भी है, ये भी ध्यान रखना, उत्तराखंड से भी क्वेश्चन आ सकता है ये। उत्तराखंड का भी इसमें एक थाना था आपका, बनबसा थाना। बनबसा थाने को तृतीय स्थान मिला पूरे देश में। ठीक है, तीसरा स्थान। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल में ही नागालैंड विधानसभा से पहली महिला विधायक बनी है। देखिए ये क्वेश्चन मैंने बोला था बहुत चर्चा में रहेगा। देखिए नागालैंड में चुनाव हुए और नागालैंड से जो पहली महिला विधायक बनी है इनका नाम है हेकानी जखालू। ठीक है, हेकानी जखालू। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेकानी जखालू। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, प्रसिद्ध ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ऑरेंज फेस्टिवल आयोजित हुआ भाई नागालैंड में। ठीक है, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, यहाँ पर आयोजित किया गया। देखिए कोहिमा में एक और उत्सव होता है बहुत फेमस है, वो हॉर्नबिल उत्सव। पूछा जाता है कई बार, हॉर्नबिल जो उत्सव होता है भारत में कहाँ आयोजित होता है? तो हॉर्नबिल उत्सव भी कोहिमा में ही होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज के टेस्ट का, 2022 के लिए हिंदी का साहित्य अकादमी अवार्ड किसे दिया गया है? तो देखिए 2022 के लिए हिंदी का जो साहित्य अकादमी मिला वो आपका मिला बद्री नारायण जी को। ठीक है, ऑप्शन इसका राइट आंसर है बद्री नारायण जी। देखिए 2022 के लिए जितने भी पुरस्कारों की घोषणा हुई है, हिंदी का साहित्य अकादमी है, सरस्वती सम्मान है, व्यास सम्मान है। ठीक है, तो इनको आप एक बार एग्जाम से पहले जरूर देख कर जाना। अब बद्री नारायण जी को हिंदी का जो ये साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है किस रचना के लिए मिला है, ये कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। ठीक है, जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड ग्रुप सी मॉडल पेपर 49। देखिए 49 मॉडल पेपर हम ला चुके हैं अभी तक, जल्दी 50वां मॉडल पेपर भी आएगा आप सभी लोगों के लिए। एंड कोशिश करेंगे कि 50वां जो मॉडल पेपर हो इसमें अधिकांश करंट अफेयर के ही क्वेश्चन लाए जाएं, जिससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाए। तो दोस्तों आज का ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना शेयर करना ना भूलें। और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा दोस्तों, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें और मोटिवेट करें। वहाँ के आपके घर के आसपास और जहाँ भी आप घूमने जाते हैं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। अपने जीवन में माता पिता गुरुजनों का या हमेशा उनका सम्मान करें जिन्होंने आपको एक अच्छे पथ पर आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया, एनर्जेटिक बनाया। और अपने से आने वाली जनरेशन को भी संदेश आपने देना है। ठीक है, बाकी देखिए 9 अप्रैल को आपका एग्जाम है भाई, और इस एग्जाम के लिए बिल्कुल भी आपको निराश या घबराने की आवश्यकता नहीं है। पेपर बहुत अच्छा बनेगा इसका, ऐसा नहीं होगा कि कनिष्ठ सहायक का जैसा ही पेपर बनेगा या काफ़ी इजी पेपर बनेगा। ठीक ठाक पेपर इसका बनने वाला है दोस्तों। और पेपर थोड़ा ठीक ठाक ही बनना चाहिए, बिल्कुल इजी पेपर बनना अच्छी बात नहीं है। ठीक है, पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का ही बने तो काफ़ी अच्छा उसमें कंपटीशन देखने को मिलता है। और थोड़ा तार्किक प्रश्न होने चाहिए, जैसे जीएस का खंड है या उत्तराखंड के करंट के क्वेश्चन है, थोड़ा सोचने वाले प्रश्न होंगे तभी कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, और एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन आता है उससे। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोलता हूँ कि इजी पेपर भी उतना सही नहीं है और बहुत हार्ड पेपर भी सही नहीं है, पेपर मॉडरेट होना चाहिए। तो लगभग इसी टाइप का आपका पेपर मिलेगा, तो उसी के हिसाब से प्रिपेयर रहें। ज़्यादा बर्डन डालने की आवश्यकता नहीं है माइंड में, अपनी मेहनत करते रहें, खूब प्रैक्टिस सेट लगाते रहें।
प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएं। मैं ये नहीं बोला कि केवल हमारे ही प्रैक्टिस सेट आप लगाओ। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाना एग्ज़ाम से पहले आपका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। आप जैसे जैसे एग्ज़ाम देंगे ना, जो नए लोग हैं वो तो नहीं समझ पाते, जो पुराने लोग हैं वो इसको समझते हैं अच्छे से। जितने आप एग्ज़ाम देते रहते हैं आपका एक्सपीरियंस गेन होते रहता है। जो गलती आपने पहले एग्ज़ाम में की वो दूसरे में नहीं करते आप। दूसरे एग्ज़ाम की गलती आप तीसरे में नहीं करते, तीसरे की गलती चौथे में नहीं करते, और देखते देखते पाँचवें में आपकी एक अच्छी रैंक आ जाती है। ठीक है। लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट होता है जो पहले या दूसरे पेपर में ही ये कर लेते हैं। अमूमन फर्स्ट पेपर में तो हर किसी की गलती होती है, वो कितना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट क्यों ना हो, वो गलती करता है। ठीक है। अब गलती का जो अनुपात है वो कितना है, सिलेक्शन या कट ऑफ के आसपास है तो उसका पहले पेपर में ही सिलेक्शन हो जाता है। थोड़ा ज़्यादा गलती हुई है तो सेकंड पेपर में हो ही जाता है। बट आप कंटिन्यू भी बना चलते रहेंगे, आप एक एवरेज स्टूडेंट भी हैं, तो मान के चलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगा के, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो होते हैं पीवाईक्यू लगा के, और इसके अलावा सेक्शनल टेस्ट लगा के और खूब सारा रिवीजन करके कोई भी एग्ज़ाम ग्रुप सी का क्रैक कर सकते हैं। वन डे एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव पेपर आप कोई भी क्रैक कर सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर वही हिम्मत होनी चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, और किसी चीज़ को पाने का जो जुनून है वो बहुत भयंकर होना चाहिए। ठीक है। फिर आप देखिए कितने आसानी से आप निकाल लेंगे पेपर को। फॉरेस्ट गार्ड के जो ये मॉडल पेपर चल रहे हैं यार, अगर अभी तक भी इनरोल नहीं किया तो कर लेना, इसमें बहुत हेल्प मिलेगी इससे, क्योंकि करंट का पोर्शन काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्लूड किया हमने, तो आपको इसका फ़ायदा ही होगा। ठीक है। बाकी दोस्तों आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको लगा वो गलती हुई है या आपका कोई भी डाउट क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जय हिंद, जय देवभूमि, शुभ रात्रि, गॉड ब्लेस यू ऑल।